पदार्थों को चालकता के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। यदि हम बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक से कम परंतु अचालक से अधिक होती है। अगर हम चालकता के आधार पर बात करें तो क्या कह सकते हैं अर्धचालक को, कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, कंडक्टिविटी भी जिसे कहा जाता है, चालकता चालक से कम और अचालक से अधिक होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी तरह से यदि हम प्रतिरोधकता के आधार पर इनकी बात करें, रेजिस्टिविटी के बेस पे, अगर हम प्रतिरोधकता के आधार पर अर्धचालक को परिभाषित करें तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता चालक से अधिक होती है और अचालक से कम होती है। यदि हम एक रेंज की बात करें तो चालक की जो प्रतिरोधकता, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और चालकता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। तो प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही कम होती है। अर्धचालक की अगर बात किया जाए तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वह चालक से अधिक होती है। और अगर हम लोग अचालक की बात करें, जिसे इंसुलेटर कहते हैं, इनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। अगर हम चालक के प्रतिरोधकता की बात करें तो वो होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। और अगर हम अर्धचालक की बात करें तो इनकी प्रतिरोधकता का जो रेंज माना गया है वो 10⁻⁻1 ओम मीटर से 10⁴ ओम मीटर तक माना गया है। और यदि हम अचालक की बात करें तो अचालक की प्रतिरोधकता 10⁹ ओम मीटर से 10⁻14 ओम मीटर माना गया है। अब आप लोगों को यहां पे कुछ गैपेज भी दिख रहे होंगे। 10⁴ की वजह से 10⁹ है, औसतन 10⁴ जिसका 5 आ जाता है उनको हम अर्धचालक में ही रखते हैं। 10⁶ आ गया तो भी अर्धचालक ही मान लिया जाता है। और अगर जब 5, 6, 7 से अपग्रेड होने लगते हैं तो उसको हम अचालक की लिस्ट में रख देते हैं। तो अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें तो अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻1 ओम मीटर से 10⁻+4 ओम मीटर तक होता है। आप सीधा सीधा यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो चालक की प्रतिरोधकता है वो बहुत कम है, इसका पावर माइनस में है। अर्धचालक का पावर और चालक का पावर पॉजिटिव में है, वो भी 10⁴ और ये 10⁴14। तो प्रतिरोधकता के आधार पर यदि बात किया जाए तो अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वह चालक से अधिक और अचालक से कम होती है। इसी तरह से यदि हम संयोजकता के आधार पर बात करें कि संयोजकता के आधार पर अर्धचालक क्या होते हैं, देखिए संयोजकता के आधार पर यदि हम बात करें तो जो अर्धचालक होते हैं इनकी जो संयोजकता होती है वो +-4 होती है। अर्धचालकों के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा 4 उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें आवर्त सारणी में इनके स्थान की, तो कार्बन परिवार के तत्व जो हैं, कार्बन परिवार के तत्व अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें जो जर्मेनियम है और जो सिलिकॉन है, ये दोनों बहुत ही अच्छे अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन दो बहुत ही अच्छे क्या है, अर्धचालक हैं। इसी तरह से अर्धचालक को हम बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर यदि हम अर्धचालकों की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं बैंड क्या होता है। देखिए बेटा, असल जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनमें 2 बैंड पाया जाता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड। सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है, 2 बैंड। एक होता है चालन बैंड, चालन बैंड हमेशा रिक्त रहता है, सदैव रिक्त रहता है जब तक कि सामान्य अवस्था में उसको रखा जाता है, किसी प्रकार का विभव नहीं दिया जाता है, ये रिक्त स्थान होता है। और संयोजी बैंड, जिसको हम संयोजकता बैंड भी कहते हैं, संयोजकता बैंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजकता बैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में
बिल्कुल ठीक बीच एक रिक्त स्थान होता है, एक स्थान पाया जाता है, एक ऊर्जा बैंड पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्जित बैंड। क्या कहते हैं? वर्जित बैंड। ठीक है, यहां पे ये चालक यानी कंडक्टर की बात हो रही है, यानी कंडक्टर में जो वर्जित बैंड होता है वो नगण्य होता है। इसीलिए जब किसी भी चालक को थोड़ी भी ऊर्जा दी जाती है या विभव आरोपित किया जाता है, तो संयोजकता बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़े आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, और जो पदार्थ होता है, जो चालक पदार्थ होता है, वह क्या करता है? उष्मा का और विद्युत धारा का संचालन करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए चालक को उष्मा का और विद्युत धारा का सुचालक माना जाता है। आसानी से, सुगमता से ये धारा और उष्मा का चालन करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें, अब वर्जित बैंड क्या होता है वो समझ लीजिए। वर्जित बैंड ऐसी ऊर्जा होती है, यानी वह आवश्यक ऊर्जा होती है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। तो यहां पे वर्जित बैंड लगभग 0 है। इसीलिए जो चालक होते हैं, इनको संयोजी, चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा व्यय लगभग नगण्य होता है। बड़ी ही सुगमता के साथ इसमें थोड़ी भी ऊर्जा देते हैं तो संयोजी बैंड से ऊर्जा का चालन बैंड में। अचालक पदार्थों की बात करें तो अचालक पदार्थों में जो चालन बैंड होता है और जो संयोजकता बैंड होता है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड, इनके बीच में जो ये रिक्त स्थान है, जो वर्जित बैंड है, ये बहुत अधिक होता है। जिसकी वजह से जब हम लोग किसी भी अचालक को ऊर्जा देते हैं तो संयोजिता बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो दूरी है वो बहुत अधिक है। अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में ही व्यय हो जाता है। इसीलिए जो अचालक पदार्थ होते हैं वो उष्मा और विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, करते हैं तो नगण्य के बराबर करते हैं। यदि हम यहीं पे अर्धचालक की बात करें, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, अर्धचालक की, तो इनमें जो संयोजकता बैंड है और जो चालन बैंड है, ये जो हमारी संयोजकता बैंड है और ये जो हमारा चालन बैंड है, इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है। इनके बीच में जो है ये वर्जित बैंड है, वर्जित बैंड, ये बहुत कम है। वर्जित बैंड की चौड़ाई बहुत कम होने के कारण जब हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा भी ऊर्जा देते हैं, थोड़ा सा भी विभव आरोपित करते हैं, तो संयोजकता बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कुछ ऊर्जा का व्यय करके एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त करने के बाद बड़ी सुगमता के साथ संयोजी बैंड से कहां पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में, और उष्मा और विद्युत धारा का चालन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सामान्य अवस्था में यदि देखा जाता है तो अर्धचालक जो होते हैं वो पहले अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनको थोड़ी सी उष्मा प्राप्त होती है, थोड़ा सा ताप प्राप्त होता है, थोड़ा सा विभव प्राप्त होता है, तो जो संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और उष्मा और विद्युत धारा का चालन प्रारंभ कर देते हैं। तो आप बैंड के आधार पर, यानी बैंड सिद्धांत के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं उनका वर्जित बैंड अचालक की तुलना में कम होता है। इसीलिए जो अर्धचालक होते हैं ये बड़ी ही सुगमता से थोड़ा सा ऊर्जा व्यय करने के बाद क्या करते हैं? विद्युत चालन करना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु अचालक नहीं करते हैं। चालक को तो जितनी ऊर्जा देंगे इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन उतनी ऊर्जा के साथ चालन बैंड में पहुंच करके गमन करते हैं, लेकिन जो अर्धचालक होता है इसमें थोड़ी सी ऊर्जा, लगभग ये भी याद रखिएगा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक
इनका वर्जित बैंड की ऊर्जा होती है। वर्जित बैंड क्या होता है वो भी जान लीजिए, वह आवश्यक ऊर्जा जिसके फलस्वरूप संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाएं, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जित बैंड। बैंड को ऊर्जा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है वर्जित बैंड किसका, अर्धचालक का। तो इन चारों सिद्धांतों के आधार पर हम अर्धचालक को परिभाषित कर सकते हैं। चालकता के आधार पर जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता चालक से कम लेकिन अचालक से अधिक होती है। प्रतिरोधकता की बात करें तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक से अधिक और अचालक से कम होती है। संयोजकता के आधार पर यदि हम बात करें तो जो अर्धचालक होते हैं उनकी संयोजकता +-4 होती है। आधुनिक और सारणी में जो कार्बन परिवार के तत्व हैं उनको अर्धचालक की श्रेणी में रखा गया है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन दो बड़े ही अच्छे क्या हैं, अर्धचालक हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर ऐसे पदार्थ जिनका वर्जित बैंड 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है, उन्हें सामान्यतः हम क्या कहते हैं, अर्धचालक।